डियर स्वागत करता हूं आप सभी को। आज का वीडियो सेकेंड ईयर का MSN 1 और यूनिट 3 से लिया गया है और वीडियो नंबर यह 7वां है MSN 1 का। ओके, तो आप जो भी लोग सेकेंड ईयर का है अच्छे से समझिएगा। आज हम दो प्रश्न लेकर आए हैं। एक प्रश्न आपका यहाँ पे एलर्जी है जिसको हम लोग तीव्र ग्राहिता बोलते हैं, और एक हम ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर लेकर आए हैं। समझ गए? तो दोनों प्रश्न को अच्छे से देखेंगे। तीसरे नंबर का है जो कि इम्यूनिटी चैप्टर चल रहा है, प्रतिरक्षा, उससे लिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं एलर्जी के बारे में। एलर्जी होता क्या है, एलर्जी के क्या कारण है, एलर्जी के क्या लक्षण होते हैं, क्या प्रबंध होगा इसका, तो ये सारे चीज़ें हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। ओके, हिंदी इंग्लिश सब में दिया गया है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए, एलर्जी चाहे आपके शरीर में कोई भी बीमारी होता है तो वह नॉर्मल से हट के होता है, वह एक असमान होता है, एबनॉर्मल हो जाता है। तो उसी प्रकार से एलर्जी भी एक प्रकार की बीमारी है। अब ये जो भी व्यक्ति में होता है उसको अंदर जो है क्या करता है, हाइपर सेंसिटिविटी कर देता है। मतलब उस चीज़ के प्रति जिस चीज़ से किसी व्यक्ति में एलर्जी है उस चीज़ से संपर्क में आते ही उस व्यक्ति को इरिटेट होने लगता है, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, और वही जो है उसका क्या कहलाता है, एलर्जी कहलाता है। एलर्जी में होता है कि अगर किसी को धूल कण से हो या किसी को प्लास्टिक से हो, किसी को कुछ दवाइयाँ लेने से हो, अगर किसी भी चीज़ से किसी व्यक्ति को एलर्जी होता हो तो उस चीज़ के संपर्क में आते ही व्यक्ति के अंदर हलचल सा होने लगता है, और व्यक्ति का जो टिश्यू होता है, ऊतक होता है, वह बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, उस चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और उसी को हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। मीन्स अति मतलब अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है व्यक्ति। समझ गए? उस चीज़ के प्रति जिससे एलर्जी हो। समझ गए? तो ही कहता है कि एलर्जी एक असमान स्थिति है जिसमें शरीर का जो ऊतक होता है वह किसी भी बाहरी एंटीजन मतलब किसी भी वस्तु से या कोई एलर्जन जिससे एलर्जी होता हो उसके प्रति अत्यधिक प्रतिक्रिया यानी अत्यधिक जो है रिएक्शन दर्शाने लगता है हमारा शरीर। और सामान्यतः टाइप 1 जो अति संवेदनशीलता होता है उसको ही हम लोग एलर्जी कहते हैं। तो ये चीज़ें समझ गए, दोनों चीज़ समझ गए कि किसी बाहरी एंटीजन या एलर्जन के प्रति शरीर का ऊतक बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया करने लगता है, दर्शाने लगता है, तो उसी को हम लोग एलर्जी कहते हैं। ओके, और ये जो होता है समानता टाइप 1 का जो हाइपर सेंसिटिविटी होता है इसी को हम लोग एलर्जी कहते हैं। ओके, चलिए अब कारण देखिए। कारण में निम्नलिखित कारण हो सकते हैं एलर्जी होने का। तो एलर्जी आपको धूल के कारण भी हो सकता है, भूसा के कारण, जो भूसी होता है बहुत सारे चीज़ का, उस भूसी के कारण भी हो सकता है, कॉटन के फाइबर के कारण भी हो सकता है, गन्ने के जो सीठी होते हैं जो निचोड़ने के बाद निकलता है इसके कारण भी हो सकते हैं। कुछ दवाइयाँ लेने से, जैसे एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन, एस्पिरिन, सल्फोनामाइड, सेफेलोस्पिरिन, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, यानी कोई भी ड्रग जिससे आपको दिक्कत होता हो, जिससे आपको एलर्जी होता हो, वह कारण बन सकता है। ठीक है, कुछ कीट पतंग के काटने, जैसे मधुमक्खी, छिपकली, कनखजूरा, चिट्टी, मक्खी, इन सब के काटने से जो है कुछ कुछ व्यक्ति को एलर्जी हो जाता है। ठीक है, अब इसका कुछ विशेष प्रकार के भोजन जैसे अंडा, दूध, मछली, चॉकलेट, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, तो उसके सामने अगर आप अंडा मछली ये सब ले जाइएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिसको दूध नहीं पसंद होता है, उसके सामने आप दूध ले जाइएगा तो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाएगा। तो यह जो है कुछ भोजन से भी होता है। कुछ ऐसे एंटीटॉक्सिन्स होते हैं जिसके लेने से भी व्यक्ति को जो है क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, व्यक्ति के अंदर एलर्जी आता है, जैसे डिप्थीरिया, टिटनेस, रेबीज, इसके होने पर भी व्यक्ति को एलर्जी हो सकता है। कुछ ऐसे सामान होते हैं जैसे प्लास्टिक के बने हुए जिससे व्यक्ति को प्लास्टिक से भी एलर्जी होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद भी व्यक्ति के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी यानी एलर्जी देखा जा सकता है, रिएक्शन देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है 10 पॉइंट मैंने आपको बता दिया जिसके कारण से एलर्जी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखिएगा, PDF डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। सिम्टम्स, लक्षण क्या होते हैं एलर्जी होने के बाद, चीज़ों को देखिए। किसी को अगर एलर्जी होता है तो उसके त्वचा पर लाल लाल दाने निकलने लगते हैं, खुजली, इचिंग होने लगते हैं, आँख में जलन सा लगता है और डंक जैसा जो है लगता है व्यक्ति को आँख में। ठीक है, त्वचा पर फफोले या दाने रेसे हो जाते हैं, हाथ पैर में सुन्नापन, नम्बनेस होने लगता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा फैटिग मतलब थकान व्यक्ति को महसूस होता है, रेस्टलेस मतलब बेचैनी हो सकता है। ये सब आपके किसका, ये सब लक्षण है आपके एलर्जी का। पीती अर्टिकेरिया हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकता है, जी मचल सकता है और चक्कर आ सकता है, सिर दर्द हो सकता है, सीने में तनाव होना, ठीक है, चेस्ट में टाइटनेस हो सकता है। तो ये सब जो है कारण, ये सब लक्षण हो सकते हैं आपके
एलर्जी होने का। तो जाहिर सी बात है, देखते होइएगा एलर्जी होता है तो किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्किन पर लाल लाल धब्बा सा आ जाता है, चकत्ते आ जाते हैं, नोचने ईचिंग होने लगता है, व्यक्ति को खुजलाहट होने लगता है, ठीक है, सांस फूलने लगता है, दम घुटने लगता है, उसके बाद बहुत सारे चीज़ जी मचलने लगता है, सिर दर्द, चक्कर आना, थकान होना, ठीक है, सीने में तनाव होने लगता है। तो ये सब व्यक्ति के अंदर होने लगता है जो कि लक्षण होता है। अब हम लोग इसका प्रबंध देखेंगे कि अगर किसी को एलर्जी होता है किसी भी चीज़ से तो उसको क्या क्या जो है मैनेजमेंट करनी चाहिए। तो एलर्जी है तो इसको मेडिकल मैनेजमेंट ही किया जाएगा, इसमें कोई सर्जरी तो होगा नहीं, ठीक है। चलिए देखिएगा, पहला है, अगर किसी को ऐसे हो तो उसे स्टेरॉइड दवाएं देनी चाहिए, जैसे प्रेडनिसोन, कॉर्टिकोसोन और एपिनेफ्राइन। यह जो स्टेरॉइड दवा होता है यह क्या करता है कि दर्द में भी काम देता है सीने का, ठीक है, सूजन में भी काम में आता है। यह जो है आपके लाल लाल चकत्ते को भी दूर करता है, खुजलाहट को भी कम करता है। तो स्टेरॉइड दवाई का बहुत सारा काम होता है, ठीक है। तो ये स्टेरॉइड दवा दिया जाता है पेशेंट को, जो कि प्रेडनिसोन है और कॉर्टिसोन है, एपिनेफ्राइन है। ये सब स्टेरॉइड दवा है जो चकत्ते संबंधित लाल खुजली, दर्द वगैरह और सूजन वगैरह में काम आ सकता है, साथ में श्वसन में भी जो है काम में आता है। अगर व्यक्ति को प्रदाह होता है तो उसके इन्फ्लामेशन होता है तो उसके लिए एनसैड दी जानी चाहिए, जैसे आइबुप्रोफेन। एनसैड मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज, ठीक है। इस रोग में जो है आपके दवाइयाँ दिए जाते हैं, कौन सा, ए वाला दवाई आइबुप्रोफेन, ठीक है। यह एनसैड दवाई होता है जो सूजन के साथ में दर्द को कम करता है। नेक्स्ट है, तीसरा है, हाइपर सेंसिटिविटी को कम करने के लिए एमिनो सप्रेसेंट ड्रग दी जानी चाहिए, जैसे साइक्लोस्पोरिन, ठीक है, मिथोट्रेक्सेट, एजिथ्रोपाइन। ये दवाइयाँ सब हाइपर सेंसिटिविटी कम करता है। व्यक्ति के अंदर किसी भी चीज़ के प्रति अगर हाइपर हो जाता है तो उसमें एमिनो सप्रेसेंट ड्रग दिया जाता है, जैसे साइक्लोएस्प्रिन, मिथोट्रेक्सेट और एजिथ्रोपाइन, ठीक है। ये सब दवाइयाँ कौन सा ग्रुप का है, तो एमिनो सप्रेसेंट ड्रग है जो कि हाइपर सेंसिटिविटी को कम करता है, ओके। चौथा है, खुजली अगर होता है तो एंटी हिस्टामिन दवाइयाँ दी जानी चाहिए, वाइटमिन वगैरह दी जानी चाहिए, ठीक है। पांचवा है, आवश्यकता अनुसार अस्पताल में भर्ती किया जाना चाहिए। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ आ जाए, सांस फूलने लगे, चेस्ट में तनाव आ जाए, चक्कर आने लगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए एलर्जी में, तो व्यक्ति को अस्पताल में भी भर्ती कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया मेडिकल प्रबंध, जहाँ पर दवाई वगैरह का इस्तेमाल करके ठीक किया जा सकता है। अब ये तो कोई सर्जरी का मैटर है नहीं, यहाँ पर तो सर्जरी प्रबंध नहीं होगा। अब हम लोग नर्सिंग प्रबंध चलेंगे, ठीक है। देखिए, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इसमें 3 प्रकार से चीज़ों को प्रबंध करते हैं। एक मेडिकल है, मेडिकल है तो दवाई वगैरह के द्वारा, ठीक है, चिकित्सक के द्वारा। दूसरा है सर्जिकल है, सर्जरी के द्वारा प्रबंध होगा, अगर कोई बीमारी में सर्जरी जरूरी होगा तो सर्जरी का प्रबंध होगा। तीसरा है नर्सिंग प्रबंध, किसी भी बीमारी में चाहे सर्जरी हो चाहे ना हो, सब में नर्सिंग प्रबंध सभी बीमारी के लिए होता ही होता है, इसीलिए इसका नाम MSN रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अब नर्सिंग मैनेजमेंट हम लोग चलिए देखते हैं। नर्स के द्वारा किए गए मैनेजमेंट ही नर्सिंग मैनेजमेंट होता है। यदि मरीज को कंपकपी लग रही हो तो कंबल से ढकना चाहिए। अब हम लोग को पता है कि इसमें मरीज को सर्दी भी लग सकता है, तो बहुत ज़्यादा कंपकपी होने पर क्या करना चाहिए, कंबल से ढकना चाहिए। मरीज को IV इसके द्वारा एविल और डेक्सोना, जो कि एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना चाहिए। डेक्सोना क्या है, डेक्सोना एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवा है, या एविल भी एक क्या है, आपके रिएक्शन को काटने वाला है। यह अगर किसी को रिएक्शन करे किसी भी चीज़ के प्रति, अगर देखिए रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन एक एलर्जी का ही आपका है। जैसे दवाई लिया, नहीं देखते हैं, दवाई लेता है व्यक्ति और उसको रिएक्शन कर जाता है, मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति को उस दवाई के लेने से व्यक्ति का शरीर जो है वह हाइपर हो गया है उस दवाई के प्रति, जो दवाई लिया है, और रिएक्शन कर जाता है, मतलब प्रतिक्रिया दिखा देता है। और जो चीज़ के लेने के बाद प्रतिक्रिया हमारा शरीर दिखा दे तो ही जो है हमारा एलर्जी हो जाता है, मीन्स वही दवाई से एलर्जी है व्यक्ति को। तो लोग कहता है कि रिएक्शन कर गया। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन एक प्रकार का एलर्जी ही है, जो व्यक्ति को दवाई लेने से रिएक्शन हो गया है, मतलब दवाई से व्यक्ति का जो शरीर है, जो शरीर का टिश्यू है, वो अपना प्रतिक्रिया दिखा दिया है कि भाई हम इस दवाई को नहीं सह पाएंगे और लो इसके ऊपर रिजल्ट में तुमको हम एलर्जी दे रहे हैं। तो ही जो है उसका दवाई चलता है, उसमें एविल वगैरह चलता है, डेक्सोना वगैरह, जो कि एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवा है, ठीक है। चलिए
तीसरा नर्सिंग प्रबंध में देखिएगा, यदि मरीज को सांस लेने में परेशानी हो तो हाई फाउलर पोजीशन दी जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव किया जाना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया, अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो तो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, फाउलर पोजीशन देंगे। अगर और भी दिक्कत हो तो ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। चौथा यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय अगर एलर्जी हो तो तुरंत इसे रोक दे और डॉक्टर को सूचित करे। अगर किसी को ब्लड अगर किसी को ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं और उससे व्यक्ति के अंदर कोई रिएक्शन हो रहा है, मतलब एलर्जी हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर को सूचित करेंगे। ओके। मरीज के जैविक चिन्हों को नियमित रूप से जांचना चाहिए और पैरों को ऊंचा उठाना चाहिए। रोगी को हमेशा वाइटल साइन को क्या करना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए। यदि किसी भी पदार्थ, रबर, प्लास्टिक या किसी भोजन से एलर्जी हो तो तुरंत उससे दूर रहने या बचने के लिए कहें। एज ए नर्स जो है, हम कोई पेशेंट को अगर एलर्जी वाले पेशेंट का देखभाल कर रहे हैं तो उस पेशेंट को हमें बताएंगे कि अगर आपको किसी सामान से, रबर से, प्लास्टिक से या किसी भोजन से एलर्जी है तो उससे दूर ही रहें तो बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी जहरीले कीड़े के काटने पर सर्वप्रथम डंक हटाना चाहिए। डंक के स्थान पर कोल्ड स्पॉन्जिंग या आइस अप्लाई करनी चाहिए। देखिए, अगर कोई जहरीला कीट काटता हो, जैसे ऊपर आप लोग कारण देखे हैं ना कि कीट के काटने से, मक्खी चींटी के काटने से भी हो सकता है, तो ऐसे कोई कीड़ा मकोड़ा काटता है तो काटे हुए जगह पर कोल्ड स्पॉन्जिंग आई का प्रयोग करना चाहिए, आइस का, और उसके डंक को हटाना चाहिए, ठीक है। 7वां पॉइंट ये है। 8वां पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, मरीज का रक्तचाप समान बनाए रखने के लिए आईवी फ्लूइड दिए जाते हैं। अगर मरीज का बीपी अगर बढ़ता है तो उसको डायूरेटिक्स देके बीपी कम करेंगे। अगर रक्तचाप कम हो गया है तो आईवी फ्लूइड देकर उसको मेंटेन करेंगे, ठीक है। आईवी फ्लूइड क्यों देते हैं, क्योंकि शरीर में तरल जाएगा, तरल की मात्रा बढ़ेगा तो बीपी का भी मात्रा मेंटेन होगा। अगर तरल की मात्रा घटता है तो बीपी भी कम जाता है, तो इसलिए जो है हम लोग आईवी फ्लूइड देकर रक्तचाप को मेंटेन रखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए कि आखिर क्या होता है एलर्जी, क्या होता है इसका कारण, क्या होता है इसमें लक्षण और क्या क्या प्रबंध इसमें संभव है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अगर आपको कहीं एलर्जी हो किसी के प्रति, कहीं हॉस्पिटल में, तो एलर्जी का सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। एलर्जी एक कॉमन बीमारी है जो कि बहुत लोगों को हर एक चीज़ों से, कुछ न कुछ चीज़ों से हो ही जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, यूनिट नंबर 3 का ही है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा। देखिए यहाँ पे है, ऑटो इम्यूनी रोग क्या है, ठीक है। ऑटो इम्यून रोग क्या है, समझिए साथियों। क्वेश्चन है कि ऑटो इम्यून रोग क्या है, ठीक है। ऑटो इम्यूनी रोग क्या है, ठीक है। ऑटो इम्यून रोग क्या है, ऑटो इम्यून रोग के प्रकारों को समझाएं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा ऑटो इम्यून डिजीज क्या है, डिस्क्राइब इट्स टाइप ऑटो इम्यून डिजीज। चलिए देखते हैं ऑटो इम्यून डिजीज होता क्या है। देखिए, ऑटो इम्यून रोग एक ऐसा विकार है, समस्या है, जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र स्वयं के विरुद्ध कार्य करने लगता है एवं शरीर का अंग विशेष को नष्ट करने लगता है। देखिए, होता यह है कि सभी व्यक्ति में इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम होता है, इम्यूनिटी सिस्टम होता है जो व्यक्ति को रोग प्रतिरोधक से बचाता है। लेकिन अगर किसी को ऑटो इम्यून डिजीज होता है तो ऑटो मतलब क्या मतलब होता है, ऑटोमेटिक, स्वयं। ऑटो मतलब क्या होता है, स्वयं से। तो इसमें जो इम्यूनिटी होता है व्यक्ति का, इम्यूनिटी सिस्टम जो है वह स्वयं के विरुद्ध में, मतलब खुद के विरुद्ध में, मतलब शरीर के विरुद्ध में ही कार्य करने लगता है। जबकि उसका कार्य क्या है कि बाहरी पदार्थों, बाहरी सूक्ष्म जीवों को रोकना। लेकिन ऐसा कंडीशन आता है कि जो शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम है वह स्वयं के विरुद्ध में, स्वयं के अगेंस्ट में काम करने लगता है, जिससे शरीर का जो अंग है, जिस अंग में यह ऑटो इम्यून काम कर रहा है, उस अंग को नष्ट करने लगता है। और यही जो है ऑटो इम्यून रोग कहलाता है। जैसे आप लोग को देखते होइएगा, किसी को इंसुलिन लेना पड़ता है। इंसुलिन क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि वह क्या करता है, अग्नाशय के काम को प्रभावित करने लगता है। कब, तो जब वह इम्यूनिटी जो है कमज़ोर होने के बजाय बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव वो हमारे शरीर के प्रति ही हो जाता है। बाहरी, सीधा समझिए कि घर में दो आदमी हैं, तो एक आदमी को बाहर से लड़ना चाहिए, बाहर से रक्षा करना चाहिए अपने घर को, लेकिन वह घर का व्यक्ति खुद घर में ही लड़ना शुरू कर दे रहा है सबसे। मतलब क्या कि यही समझ लीजिए कि हमारा शरीर में ऐसा इम्यूनिटी सिस्टम सब में बना हुआ है जिसका काम होता है कि बाहरी रोग क्षमताओं से, बाहरी रोग पदार्थों से, बाहरी रोग कारकों से लड़ना, पहचानना और उससे रोग सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। लेकिन ये ऑटो इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है हमारा शरीर का कि खुद के प्रति एक्टिव हो जाता है और खुद ही जो है शरीर में अंग को नष्ट करने लगता है, ठीक है। खुद के विरुद्ध में काम करने लगता है, शरीर के विरुद्ध में ही काम करने लगता है। तो यही जो है ऑटो इम्यूनी डिजीज होता है। चीज़ों को समझ गए, चलिए
जिससे होता है कि जो विशेष अंग होते हैं वह नष्ट होने लगते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी ऊपर दे दिया गया है। इसका कारण क्या होता है देख लीजिए। इसका वास्तविक कारण अज्ञात है लेकिन सहायक कारण निम्नलिखित है। देखिए इसका रियलिटी जो रीजन है वह अभी तक जो है रियल रीजन अभी तक ज्ञात नहीं है, अननोन है, कोई पता नहीं है कि इसका वास्तविक रीजन क्या है जिसके कारण शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम अपने ही शरीर के विरुद्ध में काम करने लगता है। ऐसा क्या कारण है, एक कारण अभी पता, परफेक्ट कारण पता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे सहायक कारण हैं, ऐसे आपके सपोर्टिंग रीजन हैं जिसके बदौलत आप पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर के जो इम्यूनिटी सिस्टम है क्यों शरीर के विरुद्ध में ही काम करने लगता है, जबकि उसका काम है कि बाहरी रोग कारकों को पहचानना और उसे प्रवेश करने से रोकना, लेकिन हमारे शरीर के ही विरुद्ध में क्यों काम करने लगता है इम्यूनिटी सिस्टम। तो इस कारण को चलिए देखते हैं सहायक कारण को। सहायक कारण से भी बहुत चीज़ों को आपको पता चलेगा। पहला है कुछ विशेष जीन्स की उपस्थिति। कुछ ऐसे विशेष जीन्स होते हैं जिनके उपस्थिति के कारण जो है यह चीज़ें होता है। दूसरा है हेरिडेटरी, अनुवांशिक भी हो सकता है। तीसरा प्रेगनेंसी, गर्भ अवस्था भी इसका कारण बन सकता है। ठीक है, जिसमें हमारा शरीर खुद से इम्यूनिटी सिस्टम के विरुद्ध में काम करना लगे। चौथा है 50 वर्ष से अधिक आयु। अगर 50 वर्ष से अधिक आयु होता है तो उसमें अंग सब नष्ट क्यों होने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो हमारे शरीर के विरुद्ध में ही काम करने लगता है। ठीक है, कुछ ऐसे संक्रमण जो बार बार जो है संक्रमण होने लगे व्यक्ति को, तो ये भी काम होता है। तो इस प्रकार से इसमें कुछ ज़्यादा जो है आपके कारण नहीं है। सहायक कारण में बस कुछ विशेष जीन हो सकता है, कुछ अनुवांशिक कारण हो सकता है, गर्भ अवस्था, 50 से अधिक का उम्र और बार बार संक्रमण ऑटो इम्यूनी डिसऑर्डर का कारण बन सकता है। अब इसके हम लोग लक्षण देखेंगे कि अगर किसी में ऑटो इम्यूनी डिसऑर्डर होता है तो उसमें क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो जैसे निगलने में दर्द, डिस्फेजिया हो सकता है, चिंता, एंजाइटी हो सकता है व्यक्ति को। ठीक है, उसके बाद है आँखों के पलकों की पूरी तरह से ऊपर ना होना, मतलब पिटोसिस। ठीक है ना, पिटोसिस मतलब आँख का जो पलक है पूर्ण तरीक़ा से ऊपर नहीं हो पाएगा, जो कि एक नॉर्मल इंसान आराम से पूरे जो है पलक को ऊपर की तरफ कर लेता है, लेकिन ये होने के बाद नहीं हो पाएगा। चिंता होने लगेगा, निगलने में दर्द होने लगेगा। तो ये सब जो है आपके लक्षण दिखाई देते हैं किसमें, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में। चौथा है कंकालीय पेशियों का कमज़ोर हो जाना, मतलब जो स्केलेटन मसल्स है वो कमज़ोर हो जाएगा। सांस लेने में परेशानी होगा, डबल दिखाई देगा, डबल दिखाई देना, या इसी को हम लोग डबल विजन कहते हैं, डिप्लोपिया। तो ये सब जो है हमारे क्या हो गए, ये सब जो है इसके लक्षण होते हैं जो कि मैंने बता दिया। निगलने में दर्द, चिंता, आँख के पलकों का पूरी तरह ऊपर ना उठना, कंकालीय मांसपेशी का कमज़ोर होना, सांस लेने में परेशानी, डबल दिखाई देना, और ये सब जो है आपके क्या हो गए, लक्षण हो गए किसके, तो वही चीज़ का लक्षण हो गए ऑटो इम्यूनी डिसऑर्डर का। ओके, अब यहाँ पे हम इसका मेनली जो क्वेश्चन पूछा था कि प्रकार बताना है, तो टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर देखते हैं। यह निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका सिस्टमैटिक AID और एक होता है लोकलाइज AID। ठीक है, क्रमबद्ध ऑटो इम्यून बीमारी और स्थानिक ऑटो इम्यून बीमारी, कुल दो प्रकार के आपके बीमारी होते हैं, एक सिस्टमैटिक और एक लोकलाइज होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑटो इम्यून AID का मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। पहला देखिएगा क्रमबद्ध AID। क्रमबद्ध AID का मतलब है कि इस प्रकार की बीमारी अनेक अंगों पर अपना दुष्प्रभाव डालती है। इसके अंतर्गत आने वाली बीमारियां एवं प्रभावित अंग निम्नलिखित है। अगर किसी को सिस्टमैटिक एड होता है, मतलब सिस्टमैटिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, तो यह विभिन्न अंगों पर प्रभाव डालता है। अगर किसी का व्यक्ति का अगर शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम है वह इम्यूनिटी सिस्टम उसके खुद के बॉडी शरीर के विरुद्ध में काम करना लगे, तो सिस्टमैटिक में होता यह है कि उसमें बहुत सारे अंगों को प्रभावित करता है। ठीक है, कौन कौन से अंग हैं चलिए देखते हैं। पहला है रूमेटाइड अर्थराइटिस। अगर किसी को रूमेटाइड अर्थराइटिस होता है तो उसके शरीर में जो हड्डियां हैं, जो जॉइंट है, जो फेफड़ा त्वचा है, उसमें प्रॉब्लम आने लगता है व्यक्ति को। ठीक है, तो यह ऑटो इम्यूनी डिसऑर्डर में होता है सिस्टमैटिक में कि रूमेटाइड अर्थराइटिस होता है, जो व्यक्ति को जॉइंट में, फेफड़ा में और त्वचा में समस्या करता है। ठीक है, उसके बाद है लंप होता है। इस रोग से प्रभावित अंग त्वचा, संधिया, मस्तिष्क, गुर्दे, हृदय, लाल रक्त कोशिकाएं, ये सब में जो है व्यक्ति के अंदर लंप हो सकते हैं। ठीक है, तो लंप कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो
तो त्वचा पे हो सकते हैं गांठ, लंप मतलब गांठ होता है। उसके बाद है ज्वाइंट में भी गांठ हो सकते हैं, मस्तिष्क में, किडनी में, हृदय में, आरबीसी में, इस सब में जो है आपके ये चीज़ें होने लगते हैं, लंप्स होने लगते हैं, ठीक है, यानी गांठ होने लगते हैं। तो ये सब जो है व्यक्ति को प्रभावित करता है। उसके बाद तीसरा है एस्क्लेरोडर्मा। एस्क्लेरोडर्मा का मतलब होता है कि त्वचा और आंत को प्रभावित होता है इस रोग में, एस्क्लेरोडर्मा में। और ये एस्क्लेरोडर्मा होने का कारण क्या है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। चलिए, प्रभावित अंग क्या है? आंत और त्वचा। डी नंबर का देखिएगा, पोलीमाइलीजिया रूमेटिक रोग। पोलीमाइलेजिया रूमेटिक डिजीज है। इस रोग से प्रभावित होने वाली बड़ी पेशी समूह है, ठीक है, बड़ी पेशी समूह है जो क्या करता है? पोलीमाइलेजिया रूमेटिक रोग है। अगर किसी को पोलीमाइलेजिया रूमेटिक रोग होता है मतलब उसके सबसे मसल्स का सबसे बड़ा समूह जो है उसको प्रभावित करता है और उसी को हम लोग पोलीमाइलेजिया रूमेटिक डिजीज कहते हैं। ओके, चलिए अब ई नंबर में यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ई नंबर में है गुड पास्चर सिंड्रोम होते हैं। गुड पास्चर सिंड्रोम का मतलब होता है कि इससे प्रभावित होने वाला अंग जो है निम्न होते हैं, फेफड़ा और गुर्दा। गुड पास्चर सिंड्रोम में होता यह है कि यह फेफड़ा और किडनी को क्या करता है? प्रभावित करता है, जो कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। उसके बाद है एस्चेग्रो सिंड्रोम, एस्जोग्रेन सिंड्रोम। इससे प्रभावित होने वाला अंग म्यूकस ग्लैंड है, म्यूकस ग्रंथियां हैं जहां से म्यूकस स्रावित होता है, ठीक है। तो एस्जोग्रेन सिंड्रोम, म्यूकस ग्लैंड। नेक्स्ट है गुलियन बेरी सिंड्रोम। गुलियन बेरी सिंड्रोम का मतलब क्या है? कि इस रोग से प्रभावित होने वाला अंग तंत्रिका तंत्र होता है। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लेगा कि गुलियन बेरी सिंड्रोम किस अंग को प्रभावित करता है, तो यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसी प्रकार से एस्जोग्रेन सिंड्रोम किसको? म्यूकस ग्लैंड को। गुड पास्चर सिंड्रोम फेफड़ा गुर्दा को। पोलीमाइलेजिया बड़ी पेशियों के समूह को। एस्क्लेरोडर्मा त्वचा को। लंप्स हृदय, मस्तिष्क, गुर्दा। कहाँ कहाँ लंप्स हो सकता है? तो लंप सभी चीज़ों पर हो सकता है, गांठ सभी चीज़ों पर हो सकता है, तो सभी चीज़ों को प्रभावित करता है। रूमेटाइड अर्थराइटिस, तो यह ज़्यादातर हड्डी और त्वचा और फेफड़ों को प्रभावित करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला हमारा सिस्टमैटिक एड हो गया। अब हम लोग दूसरा लोकलाइज्ड स्थानिक एड देखेंगे। ओके, देखिए, इसके प्रकार की बीमारी केवल एक ही अंग तक सीमित रहती है। इसके अंतर्गत आने वाली प्रमुख बीमारियां एवं प्रभावित होने वाला अंग निम्नलिखित है। नाम से यह स्पष्ट बता दिया है, लोकलाइज एड। लोकलाइज एड का मतलब है कि लोकलाइज ऑटोइम्यून डिजीज, मतलब स्थानिक एड, मतलब यह जो है स्थानिक एड वाला जो है, यह जो है आपके सीमित रहता है, सीमित ऑर्गेन तक ही यह जो है आपके होता है। और इसके अंतर्गत जो बीमारियां होता है, जो प्रभावित अंग है वह नीचे है। चलिए हम इसको देखते हैं, ठीक है। पहला है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। ये होता यह है कि इस बीमारी से प्रभावित अंग पैंक्रियाज होते हैं। अगर किसी को टाइप 1 के डायबिटीज होता है, मतलब होता यह है कि अग्नाशय जो है काम नहीं कर रहा है, और जब अग्नाशय काम नहीं करता है तो क्या होता है कि वह इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं कर पाएगा, और इंसुलिन का आवश्यक मात्रा में सिक्रेशन नहीं हो पाएगा तो शरीर में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाएगा, फिर डायबिटीज हो जाएगा। तो टाइप 1 में अग्नाशय काम नहीं करता है। टाइप 2 जो होता है उसमें अग्नाशय तो काम करता है, बट शरीर जो है उससे इंसुलिन का भरपूर मात्रा में काम नहीं ले पाता है, ठीक है, जिसके कारण यह ऑटोइम्यून डिजीज होता है। बी नंबर में है एडिसन्स रोग होते हैं। इस बीमारी से प्रभावित अंग एड्रीनल ग्लैंड होते हैं, ठीक है। एडिसन्स रोग में जो एड्रीनल ग्लैंड होता है और इससे स्रावित होने वाला जो कॉर्टिकोसोल होता है, उसको जो है यह एक ठीक नियंत्रित मात्रा में उपयोग नहीं कर पाता है, या फिर इसके निर्माण में बाधा होता है। यानी सीधा कहिए, एडिसन्स रोग जो है एड्रीनल ग्लैंड को क्या करता है? प्रभावित करता है, ठीक है। उसके बाद है टेम्पोरल आर्टराइटिस। टेम्पोरल आर्टराइटिस का मतलब है कि इस बीमारी से प्रभावित अंग सिर एवं गर्दन की धमनियां हैं। अगर किसी को लोकलाइज्ड एड होता है, मतलब स्थानिक ऑटोइम्यून रोग होता है, तो उसमें एक टेम्पोरल आर्टराइटिस होता है, जो क्या करता है कि सिर और गर्दन के जो धमनी होता है उसमें बीमारी होता है। ओके, और आखिरी है हशीमोटो थायरोडाइटिस, ठीक है। हशीमोटो थायरोडाइटिस का मतलब होता है कि इस बीमारी से प्रभावित अंग थायराइड ग्लैंड है। और यह जो है आपके लोकलाइज के 4 प्रकार समाप्त हो गया। 6 से 7 प्रकार हम लोग सिस्टमैटिक में देखे हैं। तो आप लोग का काम है इसको बेहतर से तैयार करना, बेहतर से याद कर लेना कि दोनों में
सीधा समझिए, मैंने आपको पढ़ाया ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कारण, बताया कि किन किन कारणों से होता है, किन किन क्या लक्षण है, ठीक है। तो इसका भी कंप्लीट जो है आपको कोई ज्ञात नहीं है कि कौन कारण होता है, लेकिन सहायक कारण में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने इसका लक्षण भी बताया कि क्या क्या लक्षण होते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग इसका प्रकार देख रहे हैं, तो प्रकार में 2 प्रकार होता है, एक सिस्टमेटिक और एक लोकलाइज। सिस्टमेटिक में मैंने 5-6 चीज़ें बता दिया कि कौन कौन से अंग प्रभावित होता है। तो सिस्टमेटिक में ज़्यादातर अंग जो है प्रभावित होता है, लेकिन जो लोकलाइज होता है उसमें जो है एक ही ऑर्गेन और उसके जो है अंग प्रभावित होते हैं। चीज़ों को समझ गए, जो कि आपको यहाँ पे देखे हैं। चलिए एक बार इसको रिपीट कर देते हैं लोकलाइज वाले को। लोकलाइज में है टाइप 1 के डायबिटीज मेलाइटिस होता है, जिसमें अग्नाशय काम नहीं करता है। एडिसन्स रोग में एड्रिनल ग्लैंड्स काम नहीं कर पाता है, प्रभावित हो जाता है। टेम्पोरल आर्टराइटिस में सिर और गर्दन के जो धमनी है वो काम करना बंद हो जाता है। और हसीमोटो थायरोडाइटिस में थायराइड ग्लैंड प्रभावित होता है। और यह सब ऑटो इम्यून डिजीज है, जो हमारे शरीर में खुद के प्रति हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम जो है काम करना चालू कर देता है, और ये जितना ऑर्गेन देखे हैं सबको प्रभावित करने लगता है, ठीक है। तो इसलिए इम्यूनिटी सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो हमारे शरीर के प्रति ना काम करके बाहरी कारकों से बाहरी रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों के प्रति काम करे। अगर हमारे शरीर के प्रति ही अगर इम्यूनिटी सिस्टम काम करने लगेगा तो बहुत सारे अंग ग्रसित हो सकते हैं, हृदय से लेकर किडनी से लेकर ब्रेन से लेकर कहीं भी ये प्रॉब्लम कर सकता है, जिसको 2 भागों में बांट दिया है, एक सिस्टमैटिक और एक लोकलाइज। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक धन्यवाद।